जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो किन किन स्टेजेस में होती है। जो उस देश की जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है वो उस देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाती है। आप देखोगे रिसोर्सेज जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। क्यों नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्यों हमारे माउंटेनियस जो एरियाज हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें कुछ एरियाज की, वहां पे पॉपुलेशन कम क्यों है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर्स भी लेने चाहिए। फैमिली प्लानिंग की हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, गर्ल्स एजुकेशन की हम बात करें। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला। तो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं, सर आज आप क्या करवाने वाले हो, तो एज यू ऑल नो कि हमने ये जो सीरीज शुरू किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसमें हम एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं तो हमने क्लास 1 में हमने एक वन शॉट किया था, इसमें हमने ज्योग्राफी का आपका बुक 1 का जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसको हमने डिटेल में पढ़ा और हमने उसमें जाना कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है ना। आज की अगर हम बात करें, आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो सर आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम एकदम मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसकी हम बात करें कि ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो जब हम बहुत सारी ह्यूमंस कलेक्ट हो जाते हैं तो एक तरीके से पॉपुलेशन को जन्म देते हैं, है ना, जनसंख्या को बनाते हैं। तो आज हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब भी हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका एक आपको पैटर्न देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो आपको हर जगह पॉपुलेशन एक जैसी नहीं दिखती, इसमें आपको काफी सारे जो स्पेटियल डिफरेंसेस हैं, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखता है आपको। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब हमारा इंटरेक्शन होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, और जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो जो पॉपुलेशन का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखोगे अलग अलग जगह पर अलग अलग ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हमारे कल्चर को अफेक्ट करती है तो वहां पे कल्चर भी बदल जाता है। तो आप देखोगे ना कि अलग अलग जगह पर जहां जहां ज्योग्राफी अलग है वहां वहां आप देखोगे कि आपको जो पॉपुलेशन का जो पैटर्न दिखता है वो भी आपको अलग अलग दिखता है, वो भी आपको डिफरेंट दिखता है। क्लियर हुआ। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे। हम पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे कि हमारे अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन का, तो उसमें क्या क्या आपको अलग देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम डेटा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आप देखोगे हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना, डेंसिटी की हम बात करें, ग्रोथ की हम बात करें, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम ये भी बात करेंगे कि जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो किन किन स्टेजेस में होती है ना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, है ना। हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हमें पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप देखोगे इन सारी चीजों के बारे में हम जो बात करने वाले हैं डिटेल में। क्लियर हुआ ना। आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीजें, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं उन सारी ही चीजों को हम जो है पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। क्लियर हुआ। सारे जो टॉपिक्स हैं आपको एक एक करके जो है धीरे धीरे करके हम पढ़ते रहेंगे। और हाँ, जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब अगर आप खुद भी ये चैप्टर पढ़ोगे तो एज सच इसमें एज कुछ है नहीं कि इसमें कॉन्सेप्ट लगते हो कुछ भी। मतलब इंग्लिश का हिंदी करना है बस, आपको कुछ डेटा दे रखा है और आधी से ज्यादा चीजें हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसी हैं जिनके जो बेसिक्स हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जो भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप इसको 1.5 2x की स्पीड में भी देखोगे ना तो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और आगे हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कुछ पहले डेटा के बारे में बात करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि क्या क्या है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे ये बताया गया है कि एक तरीके से कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो उस देश के लिए क्या है। तो यहां पे बोला गया है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो उस देश के लिए क्या है, रियल वेल्थ है। मतलब असली धन की हम बात करें तो आप देखोगे उस देश की जनसंख्या ही है। बिकॉज एट द एंड आप देखोगे जो उस देश की जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है, वो उस देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाती है। क्लियर हुआ ना। यानी कि अगर मैं किसी भी देश की बात करूं, चाहे मैं जापान की बात करूं, चाहे मैं यूएस की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये जो देश है वो आगे बिना पॉपुलेशन के बढ़ा है। उनके जो लोग हैं, उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है, उन्होंने कहीं ना कहीं उस देश के ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। क्लियर हुआ ना। क्लियर हुआ। हाँ है ना। फटाफट से बताओ। तभी यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द रियल वेल्थ। तो आप देखोगे किसी भी देश के जो लोग हैं वो उस देश का रियल वेल्थ है। अब मैं आपको ना छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत बोरिंग सा है बट मैं ट्राई करता हूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मैं काफी सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं आपको, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जापान। जापान की अगर मैं बात करता हूं तो जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने क्या किया, उनको यह बात पता थी कि हमारे पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। आप देखोगे
उन्होंने फिर अपने जो लोग हैं उन पे काम करना शुरू किया, उन्होंने अपने ह्यूमंस पे काम करना शुरू किया और एक तरीके से उनके पास जो लोग थे उनको ही उन्होंने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। और आज के टाइम पर आप देखोगे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, है ना? वो हमारे कहाँ की हैं? वो हमारे जापान की हैं। मैं बात करूँ बहुत सारी जो कंपनीज है लाइक मैं होंडा की बात करूँ, सोनी की बात करूँ, है ना? प्लेस्टेशन जो खेलते हो वो सब जो है कहीं न कहीं आप देखोगे जापानीज़ टेक्नोलॉजी से ही आता है। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपने ह्यूमंस पे काम किया और एक तरीके से आप देखोगे कि उनकी कंट्री जो है आज के टाइम पर डेवलप्ड कंट्रीज में एशिया में से आप देखोगे ना वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। क्लियर हुआ? चलिए इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के पास एक तरीके से ह्यूमंस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में हम उतना ज्यादा कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो खैर छोड़ो, क्या ही लेना देना, हमें तो बस डेटा जानना है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रियल वेल्थ होते हैं वो कौन है सर? हमारे देश के लोग हैं। और आप देखोगे दे आर द एक्चुअल पीपल, है ना, जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं या फिर यूज करने लायक बनाते हैं और एक तरीके से, है ना, अलग अलग पॉलिसीज को जो डिसाइड करते हैं। तो एक कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से, है ना, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और ऐसे इस्तेमाल करना है कि जैसे हमारे पूरे देश का इससे क्या हो, भला हो। हमारा पूरा जो देश है वो कहीं ना कहीं इस ग्रोथ से हमारे पूरे देश को ही फायदा होना चाहिए। सब कौन डिसाइड करता है? ये पॉलिसीज वगैरह बनाता कौन है भाई? वो एट द एंड हमारा कंट्री ही बनाता है। सबको पता है। क्लियर हो ना? हाँ, तो आप देखोगे एक्चुअल में जो उस देश के रिसोर्सेज हैं, उस देश के जो लोग हैं वही उसको यूज करने लायक बनाते हैं और कहीं ना कहीं वही उनको यूज करते हैं। और कैसे यूज करना है, पॉलिसीज वगैरह जो बनानी है वो उस देश के लोग ही डिसाइड करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि उस देश की पॉपुलेशन ही अल्टीमेटली क्या है भाई? उस देश का वेल्थ है। क्लियर हुआ ना? चलिए, यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हो कि भाई किसी भी देश के जो लोग हैं, किसी भी देश की अगर हम बात करें वो कैसे जाना जाता है, तो वो जो देश है वो उस देश के जो लोग हैं वो उनसे जाना जाता है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। जैसा हम किसी भी देश की तारीफ करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं तारीफ? आप देखते हो ना, आपने जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, किसी स्टेट में आप जाते हो तो आप बोलते हो कि यार वहाँ जो वो जो स्टेट है ना, मैं घूमने गया था या फिर गई थी, तो वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। आप किसी देश में जाते हो यार, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, वहाँ के, है ना, वहाँ की जो एक तरीके से सारी जो चीज़ें हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोग कहीं न कहीं उन देश के लोगों की बात कर रहे होते हैं, किसी देश को जब हम अच्छा बोल रहे होते हैं, ठीक है ना? बहुत मैटर करता है। समझो समझो आप अगर कहीं जाते हो, ठीक है? और आपका बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे लोग कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, आपने किसी से रास्ता पूछा, गलत बता दिया। तो कहीं न कहीं आप जब आओगे घर पे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। समझ में आया ना? हाँ, तो कहीं न कहीं जो लोग हैं, किसी भी देश के जो लोग हैं, है ना? कोई भी देश की अगर हम बात करें वो अपने लोगों से ही जाना जाता है। अगर लोग अच्छे हैं तो देश का नाम भी अच्छा होता है। क्लियर हुआ? चलिए। अब यहाँ पे ना थोड़ा-सा डेटा दे रखा है। डेटा क्या है? अगर मैं डेटा की बात करूँ तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो थी, अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूँ, ये कितनी रिकॉर्ड की गई है? 21st सेंचुरी की मैं बात करूं तो रिकॉर्ड की गई है 6 बिलियन। कितनी रिकॉर्ड की गई है? ओवर 6 बिलियन। 6 बिलियन से ज्यादा की जो है पॉपुलेशन आपको 21st सेंचुरी में दिखेगी। आज के टाइम की हम बात करें तो ओवर इट्स ओवर इट्स ओवर 8 बिलियन, 8 बिलियन से ऊपर हो चुकी है आज के टाइम की पॉपुलेशन की हम बात करें, ठीक है ना? चलिए। तो जो आपको 6 बिलियन 8 बिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो इस पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है, ग्रोथ है, उन सारी चीजों पर हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डेटा देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, है ना? और इन कंट्रीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी बेसिकली पॉपुलेशन बताई गई है। पॉपुलेशन जो आपको मिलियंस में बताई गई है, पूरा जो डेटा है। और आप देखोगे इसमें टॉप 10 कंट्रीज हैं। जैसे हम नंबर 1 की हम बात करें, चाइना, है ना, हमने चाइना को वैसे, है ना, सरपास कर दिया है, तो आप देखोगे चाइना अभी नंबर 2 पे है। बट हाँ, कोई बात नहीं, पुराना डेटा है। नंबर 2 पे इंडिया है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, जापान। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखना कि मैक्सिमम जो भी कंट्रीज हैं वो कहाँ के हैं सर? वो एशिया के हैं, है ना? जैसे आप देखोगे चाइना भी एशिया में है, इंडिया भी एशिया में है, इंडोनेशिया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है ना, फिर आप देखोगे जापान। अच्छा, रशिया की मैं बात करूं तो रशियन फेडरेशन की बात हो रही है, तो रशिया का कुछ पोर्शन जो है यूरोप में आता है और कुछ पोर्शन जो है एशिया में आता है, ठीक है? तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यूरोपियन साइड रहती है। चलिए ठीक है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज जो आउट ऑफ 10 कंट्रीज, है ना, 6 कंट्रीज जो है वो हमारे एशिया की आते हैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है। चलिए। सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया? सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं, हमारे जो टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन का जो पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये जो टर्म है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है एक्चुअली, क्या है? तो सिंपल सी बात है, यहां पे बोला गया है कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो ओवर द स्पेस, है ना, जो ओवर द स्पेस स्प्रेड है काफी, है ना, आप देखोगे जो लोग हैं वो ओवर द स्पेस जो फैले हुए हैं,
उनका जो आपको देखने को मिलता है ना कि हर जगह आपको ओवर द स्पेस पीपल, जो लोग जो हैं आपको अलग अलग पैटर्न बनाते हुए दिखेंगे। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिंपल सी बात है कि आपको हर जगह पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो कोई ना कोई उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्यों हमारे माउंटेनियस जो एरियाज हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें कुछ एरियाज की, वहां पे पॉपुलेशन कम क्यों है, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो आप देखोगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि जिस ऑर्डर में आपको हर एक ओवर द स्पेस जो लोग स्प्रेड होते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो तरीके तरीके से आप देखोगे वहां पर रह रहे हैं, है ना, वहां पे सेटल डाउन है, तो उसका जो पूरा पैटर्न है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। अच्छा, इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अलग है। जैसे आप डेटा देखोगे कि यहां पे बोला गया बहुत ही अलग डेटा है, देखना कि यहां पे बोला गया 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कहां रह रही है सर, वो 10% ऑफ द लैंड एरिया। सोच के देखो, मतलब 90% जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे दुनिया की, वो 10% लैंड एरिया पर रहती है। अब सोच के देखो, अब कुछ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये जो स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तभी तो ऑब्वियस सी बात है कि यार तुम हर जगह सेटल डाउन नहीं हो सकते। ये जो डेटा है वो तो यही शो करता है ना कि मान के चलो पूरे दुनिया में जो भी हमारा लैंड है उसका जो 90 जो भी लैंड है उसका सिर्फ 10% एरिया ही जो है यहां पर पॉपुलेशन यूटिलाइज कर रही है। अदरवाइज जो लोग हैं बहुत कम होंगे या फिर बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर हुआ ना? यानी कि हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जब भी कहीं पर पॉपुलेशन सेटल डाउन होती है तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते होंगे, और उन फैक्टर्स की, है ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा, अब फिर यहां पे डेटा दे रखा है कि अगर मैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज की बात करूं जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, उसमें आप देखोगे कि 60% जो पॉपुलेशन है वो आप देखोगे ना, मतलब जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, तो पूरे वर्ल्ड का वो 60% पॉपुलेशन को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मैं, अगर आप ये जो मैं 10 देशों की बात करूं, ये जो 10 देश हैं इनकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप देखोगे कि इन टॉप 10 कंट्रीज में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन आ जाती है। अब सोच के देखो, देश पूरी दुनिया की हम बात करें, बहुत सारे देश हैं। अब उनको अलग कर दो और इन 10 देशों को अलग कर दो, तो ये अकेले जो 10 देश हैं वो 60%, 60% पॉपुलेशन को जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही अलग डेटा है। मतलब यह है कि कुछ आपको जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा दिखती है और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई। और फिर इसमें आप देखोगे, अगर मैं इन टॉप 10 की भी बात करूं, तो आउट ऑफ टॉप 10, है ना, 6 कंट्रीज आर फ्रॉम एशिया। तो आप देखोगे 6 जो देश हैं वो किससे आते हैं, वो एशिया से आते हैं। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं, 6 कंट्रीज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो कहां से हैं, वो एशिया से हैं। तो ये जो है पॉपुलेशन का आपको कुछ डेटा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी क्या होती है सर? अब देखो, बहुत बच्चे ना डेंसिटी को कंफ्यूज कर, डेंसिटी में ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि पॉपुलेशन जहां की ज्यादा होगी वहां की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। डेंसिटी बेसिकली डिपेंड करता है जब हम लैंड को कंसीडर करते हैं, लैंड एरिया को कंसीडर करते हैं। क्लियर हुआ ना? जैसे मैं बात करूं, जो डेंसिटी सबसे कम कहां की निकल के आती है, डेंसिटी जो है सबसे कम निकल के आती है अरुणाचल प्रदेश की। मे भी हो सकता है अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर स्टेट, बट अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा होगा, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन कम होगी। समझ रहे हो? तो पॉपुलेशन कितनी है वो डिपेंड, वो उससे कई गुना ज्यादा डिपेंड ये करता है कि वो जो पॉपुलेशन है वो कितने बड़े लैंड एरिया पे रह रही है। जैसे मैं बात करूं दिल्ली की, अब दिल्ली का जो आपको पर ये जो डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी अगर मैं निकालूंगा, तो डेंसिटी आप 11,000 से ऊपर आती है निकल के, क्योंकि एरिया बहुत कम है, उसमें रह बहुत ज्यादा लोग रहे हैं। मे भी हो सकता है यूपी की एक तरीके से यूपी की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, बट डेंसिटी सबसे ज्यादा नहीं है यूपी की, क्योंकि यूपी का एरिया बहुत बड़ा है। एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं है। समझो थोड़ा सा, ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आप देखोगे कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी की मैं बात करूं, डेंसिटी इज अ रेशियो, एक तरह का रेशियो है, एक तरीके का आप बोल सकते हो एवरेज है। हम इसमें क्या काउंट करते हैं, आप देखोगे अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से पॉपुलेशन और जो साइज है लैंड का, इसके बीच का रेशियो निकालते हैं कि किसी भी जगह पर उस जगह का साइज कितना है और अकॉर्डिंग टू साइज वहां पे पॉपुलेशन कितनी रह रही है। तो वो जो रेशियो निकलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसको कैसे मेजर करते हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो इसको हम मेजर करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर, 300 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो ऐसे हम मेजर करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, एक तरीके का एवरेज है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से इस फॉर्मूला को, इसमें हम एवरेज ही तो निकाल लें कि भाई उस एवरेज एरिया में, उस जो एरिया जो है उसमें एवरेज पॉपुलेशन कितनी रह रही है। ठीक है ना। मान के चलो किसी भी एरिया की हम बात करें, आप देखोगे, मान के चलो कोई भी एरिया है ना, वहां पर आप देखोगे पॉपुलेशन है लेट्स से 1 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एरिया की मैं बात करूं, एरिया लेट्स से उसका था, एरिया हम हमेशा पर स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं, है ना। तो मान के चलो हमने एरिया ले लिया 200 स्क्वायर किलोमीटर का, 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया। ठीक है,
क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो डेंसिटी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, तो आप देखोगे डेंसिटी कितनी निकल के आएगी, तो आप देखोगे 2, वैसे मेरा मैथ थोड़ा वीक है, हाँ, तो आप देखोगे कि 200 200 स्क्वायर किलोमीटर में आप देखोगे पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर आप देखोगे 500 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं, 500। क्लियर हुआ ना, मैंने सही किया ना, हाँ 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 हाँ, मैंने सही किया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम डेंसिटी निकाल लेते हैं ना, तो आप देखोगे पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको कितने लोग देखने को मिलेंगे, तो 500 लोग देखने को मिलेंगे। आप देखोगे 1 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन थी, है ना, हमने 200 पर आप देखोगे एरिया की हम बात करें तो 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा हमने ले लिया। उसमें आप देखोगे कि हमने क्या किया, हमने जो है डिवाइड किया, तो आपको पर स्क्वायर किलोमीटर का जो है एक तरीके से आपको एक एवरेज निकल के आ गया कि पर स्क्वायर किलोमीटर जो है कितने लोग रहते हैं। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्लियर हो गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे ना, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां की निकल के आती है ना, एज वी ऑल नो कि भाई ये जो पूरा एरिया दिखता है आपको, है ना, हर दुनिया का हर चौथा पांचवा बंदा जो है इस एरिया से आता है, इस एरिया से आता है। ये चाइना का और इंडिया का एरिया है, ठीक है ना। ये पूरा जो एशिया वाला पूरा जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट जो है, यहां पर बहुत ज्यादा आपको जो है डेंसिटी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करें अगले टॉपिक की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब होता क्या, मैंने आपको बताया था कि भाई हर जगह पॉपुलेशन है, उसका एक स्पेटल पैटर्न है। अगर मैंने बोला कि वर्ल्ड की जो 10% जो एरिया है, उस 10% एरिया में दुनिया की 90% पॉपुलेशन रह रही है, तो आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ तो पैटर्न बनता है, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे कि भाई इतने कम एरिया पे दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो बर्डन है उस बेचारे 10% एरिया पे है। ऐसा क्यों है सर? अब यहां पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगर मैं ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करता हूं तो आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है ये। अब जैसे आप कहीं रह रहे हो तो वहां पे पानी तो होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, वहां पे लैंडफॉर्म कैसा है भाई, अगर वहां पे आप देखोगे लैंडफॉर्म प्लेन है, वहां की जो टेरेन है वो काफी, है ना, प्लेन है, स्पेस काफी जेंटल स्लोप है उसका, आप देखोगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, बिकॉज आप वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन को सेटल डाउन नहीं कर सकते। फिर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट में ये सीन होता है कि वहां पे स्मूथ क्लाइमेट है या फिर बहुत ही ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, -20 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। फिर आप देखो गर्मियों में, या फिर गर्मी वहां पे इतनी ज्यादा है कि -50 डिग्री टेम्परेचर, 52 डिग्री टेम्परेचर, 53 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो ऐसे में कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, तो ऐसी जगह पर आप देखोगे लो पॉपुलेशन मिलती है। फिर सॉइल की हम बात करें, आप सॉइल की मैं बात करता हूं तो उसमें आप देखोगे ना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, जो हमारे नदर्न प्लेन्स है ना, सो लाइक वी हैव गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन नॉर्थ, नॉर्थ वाला साइड जो हमारा है ना, तो आप देखोगे नदर्न प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको दुनिया की सबसे हाई, दुनिया में से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नदर्न प्लेन्स की मैं बात करूं, वहां पे इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है। हमारा जो ये यूपी, बिहार, हरियाणा, ये पंजाब, बिहार की हम बात करें, वेस्ट बंगाल की हम बात करें, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पे आपको इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है। और इसका मेन रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो सॉइल है वो एक तरीके से, है ना, एक फार्मिंग के लिए, है ना, आप एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। मैंने एलुवियल सॉइल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं। क्लियर हो ना? अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके एकदम डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में। अरे भाई जल ही जीवन है ना, तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स, है ना। जब आप कहीं सेटल डाउन हो गए तो पता लगे कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा सस्ता वो है, लैंड है, तुमने खरीद लिया सस्ते के चक्कर में, फिर पता चला कि वहां पे पास पास कोई वाटर पाइप लाइन का जो है कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ना जमीन के अंदर पानी है ना फिर वहां पे कोई कनेक्शन है। तो क्या करोगे, वहां पे सर्वाइव करोगे बिना पानी के? दूर दूर तक ना कोई नल है, कुछ भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो क्या करोगे आप? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड है, इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। क्लियर हो ना? तो आप देखोगे लोग जो होते हैं, लोग की अगर मैं बात करूं, लोग जो होते हैं वो एक तरीके से आप देखोगे वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो, वहां पे मतलब इजीली आपको वहां पे फ्रेश वाटर मिल जाए। क्लियर हुआ? चलिए, आपने देखा होगा जो वेस्टर्न राजस्थान जो है, वहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा डेजर्ट एरिया है ना, जो मरुस्थल इलाका है, वहां पर आप देखोगे कि वहां पे पॉपुलेशन, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल वीराने पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर है ही नहीं, वहां पर पानी है ही नहीं, तो बिना पानी के सर्वाइव कौन करेगा? तो वहां पे पॉपुलेशन आपको कम मिलती है। क्लियर हो ना? अच्छा,
वाटर की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि हम हर काम में वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर ऐसा हो ही नहीं सकता हम किसी काम में, हमारा है ना, हमारी जो मैक्सिमम जो बॉडी का परसेंटेज है वाटर से बना हुआ है। तो आप देखोगे ना कि जैसे मैं बाथिंग की बात करूं, कूलिंग की बात, कुकिंग की हम बात करें, तो इन सब के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखोगे कैटल्स की हम बात करें, क्रॉप की हम बात करें, इंडस्ट्रीज की हम बात करें, नेविगेशन की हम बात करें, है ना, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो आप देखोगे कि इन सब में आपको जो है पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? तो वाटर बहुत ज्यादा ही जरूरी है एक तरीके से, है ना। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड, है ना, क्रूशियल फैक्टर अगर आप बात करते हो एज फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंसर्न। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बोलो। तो यहां पे फिर वही बोला जा रहा है, एंड लास्ट वाली लाइन में यही बोला जा रहा है कि आप देखते हो ना जो हमारी रिवर वैलीज जो होती हैं, है ना, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे आपको अच्छी खासी क्या मिलती है, अच्छी खासी डेंसली पॉपुलेशन मिलती है। और अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की भी बात करूं तो आप देखोगे जितनी भी हमारे जो सिविलाइजेशन है, मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें, अगर मैं मेसोपोटामियन ये हमारा जो, हाँ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करूं, मैं मिस्र की सिविलाइजेशन के बारे में बात करूं, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करूं मैं, तो यहां पर आप देखोगे सारी सिविलाइजेशन जो थी वो नदी के आसपास बसी हुई थी। तो इससे प्रूफ होता है कि यार, और आज के शहरों की मैं बात करूं, आज जितने भी आपको महानगर मिलते हैं, दिल्ली की मैं बात करूं, कानपुर के, लखनऊ, ये सब जो है ना, आगरा की बात करूं, तो ये भी कहीं ना कहीं नदी के आसपास ही बसे हुए हैं। तो ये प्रूफ होता है कि भाई इंसान वहीं बसेगा जहां पानी की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है सर। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा लैंडफॉर्म्स का। अगर मैं लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो लैंडफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आप देखोगे कि जब मैं लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा होता हूं तो आप देखोगे कि यहां पर लोग कहां रहना प्रेफर करते हैं, जो फ्लैट प्लेन्स एरिया होते हैं, जिनका जेंटल स्लोप होता है ना। यहां पर एग्जांपल की अगर बात आए तो आप ले लेना हमारे नदन प्लेन्स। नदन प्लेन्स, नदन प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो नदन प्लेन्स का आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है डेंसली पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे एक तो यहां पे फर्टाइल सॉइल है ना। आप देखोगे दूसरा क्या है, यहाँ पे फ्लैट स्लोप है और जेंटल स्लोप है, तो यहाँ पे आप जो है एक तरीके से सेटल डाउन आसानी से हो सकते हो। और आप देखोगे ना कि ये जो एरिया होता है वो एक तरीके से, है ना, यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है। आप जैसे माउंटेनियस इलाके में जाओगे तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो होता भी है, तो वहां पे आपको पूरा टेरेस बनाने पड़ते हैं जो कि बहुत मेहनत का काम होता है, टेरेस कल्टीवेशन होता है। और वहां पे आप देखोगे ना इतना ज्यादा अच्छे से वहां पे क्या नहीं होता है, वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अदरवाइज आप बात करोगे ना हमारे जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे आप क्रॉप का भी प्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हो। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे उल्टा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हमारे माउंटेनियस रीजन जो है, जो हमारे हिली एरिया जो है, और आप देखोगे एक तरीके से जो अलग है, थोड़े से आउटस्कर्ट में, थोड़े से वहां पे आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आप देखोगे ना कि एक तरीके से इतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे देखो माउंटेनियस की बात की गई है, द माउंटेनियस एंड हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तरीके से, क्योंकि देखो ऐसी जगह पे जो जहाँ की टरेन कुछ अलग होती है, यहाँ की टरेन जो है कुछ रफ टरेन होती है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक तो वहां पे ऊंचा नीचा है, वहां पे घर कैसे बनाओगे तुम, है ना, घर नहीं बना सकते, एक तरीके से डेंसली पॉपुलेशन वहां नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि वहां पे एक तरीके से जो रोड नेटवर्क है वो डेवलप नहीं हो पाते। आपने देखा होगा अभी हिमाचल में क्या सीन चल रहा है ना, डेवलपमेंट के नाम पे देखो नेचर ने दिखा दिया ना, पूरा जो वो मनाली वाला हाईवे जो है वो पूरा ही गायब हो गया है। क्योंकि वहां पे पहले से ही हमारे, आप देखोगे ना, जो हमारा जो ट्राइब्यूनल जो था, है ना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने मना किया था कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप डबल लेन के हाईवे पहाड़ों पे बनाओगे, बनाए, और देखो आज हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो वहां पे आप देखोगे आप नेचर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप नेचर के साथ में जो है एक तरीके से मजाक नहीं कर सकते, और आपको देखने को मिल रहा है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आप देखोगे ना ऐसे एरियाज में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को उतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते। आप जैसे देखोगे माउंटेनियस रीजन में हम रेलवे नेटवर्क डेवलप नहीं कर सकते, बहुत कम हो पाता है भाई, शिमला तक ही पहुंच पाए हैं अभी तक हम, है ना। और अभी भी जो प्लानिंग वगैरह चल रही है उसमें बस वही है कि सरकार करे जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे, बट हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि फिर बाद में आप देखोगे वो हमें ही प्रॉब्लम दे, और जो कि आज दे रहा है। आप देखोगे आने वाले टाइम पे मुझे पता भी नहीं है कि हिमाचल और उत्तराखंड रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप देखोगे ऐसी एरियाज में आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क थोड़ा सा एक तरीके से प्रॉब्लम होती है ये इनको बनाने में। ठीक है ना, क्लियर हुआ? और आप देखोगे कि हेंस इनिशियली डू नॉट फेवर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और आप देखोगे इसी वजह से, इन सारी कारणों की वजह से आप देखोगे कि ये लोग फेवर नहीं करते, ना तो यहाँ पे ढंग का एग्रीकल्चर होता है, और ना ही यहाँ पर एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, हाँ, एक चीज हो सकती है यहाँ पे जो कि आज के टाइम पर हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे टूरिज्म आ सकता है। जैसे कि हम बात करें हिमाचल की, अब हिमाचल में आप देखोगे हिमाचल की जो जीडीपी है उसका जो एक क्रूशियल पोर्शन जो है वो एक तरीके से कहां से आता है, टूरिज्म से आता है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना कमा पाए, वो एग्रीकल्चर से ना कमा पाए, बट वो टूरिज्म से कमा लेते हैं। आपने देखा होगा वहां पे जिसका भी थोड़ा बहुत लैंड वैंड पड़ा हुआ है तो वो रिजॉर्ट बना लेगा, कैफेज वगैरह बना लेगा, मैगी वगैरह बेचता है, तो वो अच्छे खासी कमाई करते हैं, है ना। पीक टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात की जा रही है कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर लेस पॉपुलेशन होगी, है ना।
क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं कहीं न कहीं वो ज्यादा पॉपुलेशन को वहां पे अलाउ ही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर यहाँ पे एक बात हो रही है किसके? गंगा प्लेन्स की। अब गंगा प्लेन्स की हम बात करें तो ये वही एरिया है हमारा यूपी बिहार वाला एरिया, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा वाला एरिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको डेंसली पॉपुलेशन मिलती है ना? ये डेंसली पॉपुलेशन, और ना सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं, है ना, दुनिया की एक ये पूरी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर ही रहती है। क्लियर हुआ ना? और अगर मैं बात करूं माउंटेन्स जोन्स की तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक तरीके से, है ना, स्कार्सली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा एक तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं? फटाफट से बताओ, है ना? तो आप देखोगे हमारे जो प्लेन्स हैं वहां पे आप काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और वही मैं बात करूं जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे काफी आप देखोगे स्कार्सली पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है? क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मैं थर्ड फैक्टर के बारे में बात कर लेता हूं, क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या है सर? क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं किसी भी जगह पर, जैसे हम बात करें हमारा नॉर्थ इंडिया वाला, तो नॉर्थ इंडिया में आपको ना कभी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को नहीं मिलती हैं। अब जैसे आप जाओगे वेस्टर्न राजस्थान में, तो वेस्टर्न राजस्थान में तो गर्मियों के टाइम पर टेम्परेचर मतलब 50 से ऊपर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर। वहीं मैं थोड़ा सा बात करूं ऊपर, अगर आप जाओगे कश्मीर में द्रास जो एलओसी वाला एरिया है, या फिर आप हिमाचल में भी कई सारे जो एरियाज हैं वहां पे आप जाओगे ऊपर थोड़ा सा, तो वहां पे आपको सर्दियों के टाइम पे -10 -15 -20 टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब होता क्या है यहाँ पर? होता यह है कि जो ह्यूमंस है इनका हैबिटेशन जो है एक तरीके से अनकंफर्टेबल होता है, वो नहीं उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना? तो उनको एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पर एक तरीके से क्या हो, जहां पर आप एक तरीके से कंफर्टेबल, उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो फेवर में होनी चाहिए, तभी वो जो है लंबे समय तक वहां सस्टेन कर सकते हैं। अभी आप कहते होगे कि सर हमें तो बर्फ में अच्छा लगता है, हमें तो स्नोफॉल में अच्छा लगता है। बेटा वो 1 या 2 दिन के लिए अच्छा लगता है, कभी आप जाना 15-20 दिन के लिए, वहां से वहां पर सिर्फ आपको घूमने जब जाओगे ना तभी आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज वो जगह जो है वो सेटल डाउन होने के लिए नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं भाई। वहां पे तुम कैसे सर्वाइव करोगे जब -10-15 डिग्री टेम्परेचर में आप देखोगे पानी जम जाएगा? क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम। क्लियर हुआ ना? हाँ, क्लियर हुआ? चलिए, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं, एरिया विद कंफर्टेबल क्लाइमेट कंडीशंस वेयर देयर इज अ नॉट मच सीजनल वेरिएशंस अट्रैक्ट द मोर पीपल। तो ये सिंपल सी बात है कि कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती, कि भाई एकदम ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो वहां पे नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन रहते हैं। जैसे वी टॉक अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट ये अपना नदर्न प्लेन्स की हम बात करें, हम एमपी वाले एरिया की बात कर लें, हम थोड़ा सा जो हमारा बैंगलोर वाला जो एरिया है, जो हम साउथ इंडिया में जाते हैं, जो हमारा डेक्कन प्लेन्स जो है इनकी हम बात करें, डेक्कन प्लेट्यूज की हम बात करें, सॉरी, वहां पर आप देखोगे वहां पे आपको अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और वहां पे एरियाज भी काफी अच्छे रहते हैं। वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। जैसे हम बात करें बैंगलोर की, बैंगलोर में क्या होता है? बैंगलोर में आप देखोगे कभी भी बारिश हो जाती है ना, एकदम मौसम बढ़िया हो जाता है वहां पे। गर्मी कम पड़ती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो वहां पे लोग कहते हैं कि बैंगलोर का कुछ अच्छा हो या ना हो, बट मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके भी अलग अलग जोग्राफिकल रीजन हैं उसके। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज की और बात की जा रही है कि एरिया विद हैवी रेनफॉल, अगर कहीं पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है और एक तरीके से एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पर आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे हम इंडिया की बात कर लेते हैं, चेरापूंजी जो एरिया है, माइसोराम की हम बात करें, चेरापूंजी की हम बात करें, यहाँ पे नो डाउट दीज प्लेसेस आर द बेस्ट प्लेसेस, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया, बट वहां पे पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है ना, 1000-2000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है यहाँ पे। दुनिया के वेटेस्ट प्लेसों में से एक है वो। तो वहां पे आपको पॉपुलेशन मिलती है, बट बहुत कम मिलती है। तो ऐसी जगह जो होती है वो ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट ही नहीं करती, बस ये 2 या 4 दिन के लिए जाओ, घूमाओ, मजे ले लो, बढ़िया है। अदरवाइज यहाँ पे आप सेटल डाउन नहीं हो सकते, यहाँ पे आप बस नहीं सकते। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे हम बात करें, यहाँ पे एक मेडिटेरियन का एग्जांपल देखा गया है। मेडिटेरियन रीजन जो है, आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि इसकी हिस्ट्री रही है ना, और मेडिटेरियन जो पार्ट है यहाँ के आसपास का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवर में, काफी प्लीजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। तो आप देखोगे, और इसकी एक हिस्ट्री भी रही है एकदम, है ना, एकदम आप पूरा देखोगे ना, ये जो एरिया है वो काफी अच्छा खासा इनहैबिटेड है, बहुत बढ़िया एकदम। वहां पे पॉपुलेशन वगैरह देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो यहाँ पर क्या है सर, वो यहाँ पर एक तरीके से सूदिंग है, काफी प्लीजेंट है, और यहाँ पे एक तरीके से खेती वेती भी हो जाती है ना। यहाँ पे जो सॉइल है वो भी एक तरीके से आप देखोगे मेडिटेरियन पार्ट में सिट्रस फ्रूट्स वगैरह का काफी अच्छा खासा जो यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे खेती वेती, फार्म ट्रक फार्मिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर देखने को मिलता है, विटिकल्चर देखने को मिलता है। ये सब आपको जो है इस एरिया में देखने को मिलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज में। फिर सॉइल की हम बात करें तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप बिना खाए जिंदा थोड़ा ना रहोगे, और खाते कैसे हो? जो आप खाते हो कहाँ होता है? वो सॉइल में होता है ना। सॉइल की हम बात करें तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आप देखोगे यूरोप में
बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो बहुत सुंदर हैं, बट वहाँ पे कोई भी जो वहाँ पे कोई भी फार्मिंग वगैरह नहीं होती। वहाँ पे आप देखोगे ना बहुत सारी सॉइल ऐसी हैं जो एक तरीके से फर्टाइल नहीं है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको ऑटोमेटिकली कम देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन आपको वहीं ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्लियर हुआ ना कि कहीं आपको इतना फर्टाइल सॉइल मिल रहा है जहाँ पर आप अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है जिसको हम एलाइड एक्टिविटीज बोलते हैं, वो वहाँ पर पॉसिबल है। तभी आप जो है वहाँ पे क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे आप जो है एक तरीके से आप सेटल डाउन हो सकते हो। जैसे हम बात करें, अगेन मैं एग्जांपल लूंगा किसका भाई, नॉर्दर्न प्लेन्स का। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको क्या मिलता है, एलुवियल सॉइल मिलती है। अब जो एलुवियल सॉइल जो है वो एक तरीके से काफी फर्टाइल होती है ना, वीट के प्रोडक्शन के लिए, राइस के प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग जो पल्स के प्रोडक्शन के लिए, ये सारे है ना, नट्स के प्रोडक्ट, ये जो हमारे पीनट्स के प्रोडक्शन का अलग अलग जो हमारे जो फसलें, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, इनके लिए काफी ज्यादा सुइटेबल होती है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्लियर हुआ है ना, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। तो सिंपल सी बात है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी वहां पर आप देखो, वहां पे आपको सिंपल सी बात है, वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे सॉइल भी अच्छी खासी होगी। जहां पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे भी आपको दूसरा रीजन मिलेगा कि वहां पे पॉपुलेशन के नंबर्स क्यों कम है, क्योंकि वहां पे सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। फिर आता है मिनरल्स हमारा। इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करते हैं, तो अब देखो, अब अभी हम किसकी बात कर रहे थे, ज्योग्राफिक फैक्टर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो इसमें बोला जा रहा है किसके बारे में, इसमें बोला जा रहा है एक तरीके से पैसे के बारे में। पैसे मतलब सिंपल सी बात है कि आप जहां रह रहे हो वहां पर क्या कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं मैं। आप देखोगे कि दिल्ली एनसीआर में इतनी पॉपुलेशन आपको क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक आईटी हब है। आप देखोगे आप के कोई भैया लोग जो होंगे, जो इंजीनियर वगैरह जो होंगे, उनकी जब जॉब लगती है, प्लेसमेंट लगता है, कहाँ लगता है, दिल्ली एनसीआर में लगेगा, या फिर बैंगलोर लगेगा, हैदराबाद लगेगा, और यहाँ पे अच्छी खासी डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्लियर हो ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे पूरा एक आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनियां आती हैं, एमएनसीज कंपनियां आती हैं, और यहाँ पर अपने ऑफिस को डालती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जॉब करने आते हैं, और यहाँ से ऐसे ही इन शहरों का विकास हुआ है। आज जो इन शहरों का विकास होते हुए दिखता है आपको, वो ऐसे ही दिखता है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, जब मैं बात करता हूं मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी एक तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा हो जाते हैं। जहां जहां मिनरल्स होते हैं वहां आप देखोगे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो लोग आते हैं नौकरी करने, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर वो अपनी फैमिलीज को भी लाते हैं, फिर वहां पे घर बनने शुरू होते हैं, और ऐसे करके स्कूल बनने शुरू होंगे, हॉस्पिटल बनने शुरू होंगे, है ना, मॉल्स बनने शुरू होंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे करके बड़े बड़े शहरों का जो है विकास होता है। यही तो प्रोसेस होता है ना, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसके बाद अर्बनाइजेशन होता है, उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे बड़े बड़े शहरों का निर्माण होते हुए दिखाई देगा। जितने भी शहर हैं वो ऐसे ही विकसित हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए सिंपल सी बात है, जहां पे मिनरल्स ज्यादा होते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट ज्यादा होते हैं, आप देखोगे वो एक तरीके से किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करते हैं। जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी तो वो लोग को साथ लाती हैं। वहां पे जो लोग होंगे वो एक तरीके से उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद आप देखोगे वहां पे बहुत सारे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर जो आते हैं, और एक तरीके से उन जगहों पर आके जो एक तरीके से सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर हुआ है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई। और आप देखोगे ये सारी जो चीजें होती हैं, इनको क्या बना देती हैं, इनको जो एक तरीके से एक अच्छा खासा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी बना देती हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे अफ्रीका की बात की जा रही है, अफ्रीका का एग्जांपल लिया है इन्होंने। अफ्रीका का, जैसे मैं अपने, जैसे आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है यार, आप जैसे आप देखोगे ना, जैसे झारखंड की मैं बात करता हूँ, झारखंड वैसे बहुत ज्यादा आप देखोगे ना, झारखंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, बट अगर मैं बात करूँ जमशेदपुर की, जहाँ पे टिस्को है, तो वहां पे आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। वो एक पूरा इंडस्ट्रियल टाउन है। अगर मैं जमशेदपुर की बात करूं, हमारे जो जमशेद जी टाटा जो थे, उन्होंने उस शहर को बसाया, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री डाली थी। उसके बाद आप देखोगे आज के टाइम पर वहां पे हजारों लाखों लोग रहते हैं। यहाँ पे एक तरीके का कटांगा का एग्जाम्पल दिया है, जाम्बिया का, है ना, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ी कॉपर बेल्ट है। अफ्रीका की बात की जा रही है, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है सर, अब मैं अर्बनाइजेशन की बात करता हूँ। अर्बनाइजेशन भी इससे ही रिलेटेड है। मतलब आप देखोगे मिनरल्स मिले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और अर्बनाइजेशन होगा, है ना। तो अर्बनाइजेशन अगला स्टेप होता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। आप देखोगे कि सिटीज जो होती हैं एक तरीके से क्या होता है, सिटीज जो है क्या ऑफर करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। समझ में आया। लोग जो होते हैं गांव से शहर क्यों आते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं क्यों आया हूं अपने गांव से शहर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, मैं अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं मेडिकल फैसिलिटीज की बात करूं, इन सारी चीजों के बारे में बात करूं, तो आपको शहरों में बेस्ट देखने को मिलती है। क्लियर हुआ ना। अच्छा, यहां पे वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको हर चीज बेस्ट मिलती है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है सर, यहाँ पे आपको एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज सब मिलती है। सर आप देखो दिल्ली के मैं बात करूं तो दिल्ली में आपको क्या नहीं मिलता, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आपको जो है दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिल्ली में आपको वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं। दिल्ली में आपको क्या देखने को मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पे, है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं।
समझ में आया ना? तो यहाँ पे दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है। अब मैं जब दिल्ली की बात कर रहा हूं तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं पूरा, मैं नोएडा की भी बात कर रहा हूं, मैं गुड़गांव की भी बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आसपास के जो भी सैटेलाइट सिटीज जो है उन सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप देखोगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये कैसे होती हैं कहीं ना कहीं। अब लोग क्यों आए यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा। तो यहाँ पे हर चीज आपको बढ़िया देखने को मिलती है ना, हर चीज अच्छी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे गुड सिविक अमेनिटीज एंड अट्रैक्शन ऑफ, जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो यार हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ जगह जो पॉश एरिया है, साउथ दिल्ली की मैं बात करूं, तो वहां पे कुछ कुछ जगह पर आपको ये सब देखने को मिलता है, अदरवाइज आप प्रैक्टिकली देखोगे तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, रियल में बहुत गंदगी है। क्लियर हुआ ना? हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो जो अमेनिटीज वगैरह मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना। मैं भी स्टार्टिंग में अट्रैक्ट हुआ था जब मैं छोटे शहर में रहता था, तो भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाके ये करेंगे वो करेंगे, कॉलेज हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट ठीक है, थोड़े दिन बाद आप समझ जाते हो। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि एक इट लीड्स टू द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब होता क्या है, अब देखो गांव में जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो कम होती है, जब अपॉर्चुनिटीज लेस होती हैं तो आप देखोगे कि आपको क्या होता है, जब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है तो इससे होता क्या है सर, इससे होता यह है कि यहाँ पे आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा। अब देखो, एक गांव का इंसान शहर में जा रहा है क्या करने, नौकरी करने, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है शहर में उसको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो उसको गांव में नहीं मिल रही। तो एक प्रॉब्लम है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब यह है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। अरे भाई, सरकार ने जो नरेगा पॉलिसी लागू की थी, नरेगा जो योजना आई थी जिसमें वो 100 दिन एम्प्लॉयमेंट देने का प्रॉमिस करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि शहर से गांव से शहर में जो एक पलायन हो रहा है, माइग्रेशन जो हो रहा है, वो कम हो जाए। और ये अच्छी चीज नहीं होती। और आप देखोगे कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात, क्योंकि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे दुनिया में जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर की मैं बात करूं, आप देखोगे ये कॉन्टिन्यूसली एक तरीके से आप देखोगे लार्ज माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अभी तो मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं, अरे भैया हम भी तो एक माइग्रेंट्स ही हैं। आप देखोगे कि हमारे इंडिया में इनके पास पैसा वैसा ठीक होता है, वो कहां चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये भी अपॉर्चुनिटीज के लिए ही जाते हैं। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज उनको कम दिखती हैं तो बाहर चले जाते हैं वो, सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें तो वैसे ये पहले आना चाहिए था, क्योंकि मेन तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। आप देखोगे कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो आते हैं। जब ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल आते हैं उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही तो अर्बनाइजेशन शुरू होता है। तो ये तीनों कनेक्टेड हैं। मिनरल्स की हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें, मैं एक तरीके से अर्बनाइजेशन की बात करूं, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, सॉरी अर्बनाइजेशन कब होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज बहुत सारी आती हैं, तो लोग नौकरी करने आते हैं, फिर उनको रहना भी वहीं होता है, फिर उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। तो इससे शहर का विकास होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी चीज की जो है बात की जा रही है। क्लियर हुआ? अच्छा, और यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो आप देखोगे यहाँ पे हर चीज आ जाती है ना। मैं अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की बात करूँ, शॉपकीपर्स, बैंक, डॉक्टर्स, टीचर्स, कॉलेजेस, है ना, एवरीथिंग, मॉल्स वगैरह सब। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया गया, तो एग्जाम्पल आप किसी का भी ले सकते हो। आप जैसे इंडिया की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप एग्जाम्पल ले सकते हो बैंगलोर का, तो आप हैदराबाद का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सब एक तरीके से आईटी हब है। समझ में आया? चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है वो लिया गया है कोबे ओसाका का। अच्छा, ये कोबे ओसाका जो है क्या है सर, ये एक शहर की हम बात करें, ये जो पूरा रीजन है ये जापान में पड़ता है, और यहाँ पर आपको काफी थिकली पॉपुलेशन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इमेंस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है काम करती हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको थिकली पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये मानो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है सर। अब ये टॉपिक हमारा वो फिनिश। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। आप देखो पॉपुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते एक तरीके से, हाँ, बट आप देखोगे एक टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव में है। अच्छा, जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। अब ग्रोथ जो शब्द है वो एक, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव, कि ग्रोथ जो होता है आप नेगेटिव टर्म में भी यूज कर सकते हो कि नेगेटिव ग्रोथ हुई है, और ग्रोथ की अगर हम बात करें उसको आप पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं डेवलपमेंट की जब बात करता हूं ना, डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव टर्म में होता है, और मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ हमेशा एक तरीके से क्वांटिटेटिव टर्म में होती है। ठीक है, एक सेकंड यार, पानी पी लूं मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि एक तरीके से चेंज हुआ है। जब एक चेंज होता है तो वो ग्रोथ का हिस्सा बनता है। आप कहोगे सर चेंज तो कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हाँ, उसी की तो बात की जा रही है यहां पर।
एक चेंज अगर हुआ है, और हाँ ये जो चेंज हुआ है किसी भी टेरिटरी की बात की जा रही है, कोई स्पेसिफिक टेरिटरी की बात की जा रही है, वहां पे जो इनहैबिटेंट्स है यानी कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके नंबर्स में चेंज आए हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे लेट्स से मैं बोलूं कि 2015 में एक्स पॉपुलेशन थी और 2020 में है ना एक्स प्लस पॉपुलेशन इतनी हो गई है। क्लियर हुआ? तो ये क्या है सर, ये एक तरीके से हम कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की हम बात करें, वहां पे जो लिविंग हैबिटेंट्स जो हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके जो नंबर्स में चेंजेस जो आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें वही सेकंड पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो मैं इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव, कैसा भी हो सकता है सर, प्लस में भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। फिर मैं अगला बात करूं तो यहां पे बोला गया है कि आपका यहां पे जो एक तरीके से जब मैं बात करता हूं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, तो ये दोनों में हो सकता है। एक तरीके से एक एब्सोल्यूट नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है और आप उसको परसेंटेज टर्म में भी इसको दिखा सकते हो। 40% ग्रोथ हुई है ना, 50% ग्रोथ हुई है, 10% ग्रोथ हुई है, -10% ग्रोथ हुई है, तो ये आपको यहां पे देखने को मिलता है। क्लियर हुआ ना? चलिए अच्छा, अगर किसी भी जगह की, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, अगर किसी भी जगह पर पॉपुलेशन चेंज हुई है वो क्या इंडिकेट करता है, तो बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर सकता है। मे बी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करे कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, किसी भी जगह की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप देखोगे ना कि जैसे मान के चलो दिल्ली है, दिल्ली स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो वहां पे जब कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली पे इतना ज्यादा बर्डन कैसे आ रहा है कि भाई वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो लोग अपॉर्चुनिटीज देख के आ रहे हैं दिल्ली में। तो एक तरीके से वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल अपलिफ्टमेंट की हम बात करें, सोशल अपलिफ्टमेंट, जब मैं सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करता हूं तो समाज में हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप जैसे आप देखोगे ना कि किसी भी जगह पर जैसे आप और चीजें अच्छी नहीं है बट वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो वहां पे भी पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है ना। सोशल अपलिफ्टमेंट का इसमें सब कुछ आ जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, अलग अलग जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसमें जब समाज में कुछ जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं, अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है, समाज हमारा आगे बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो भी हमारा एक तरीके से इंडिकेटर होता है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। फिर आप देखोगे हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड की हम बात करें तो इसमें अलग अलग बहुत सारी सिटीज ऐसे होते हैं, इनका खुद का अपनी एक अलग हिस्ट्री होती है। जैसे मैं बात करूं जेरूसलम की, है ना, जेरूसलम की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे वहां पे इजरायली पॉपुलेशन जो ज्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है ना। अगर मैं बात करूं कल्चरल की, तो कल्चरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा बनारस। बनारस की हम बात करें, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, है ना। काशी की हम बात करें तो आप देखोगे जो हिंदू बिलीफ वाले जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं वहां पे, तो वहां पे आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे एक तरीके से ये इंडिकेट करते हैं जब भी किसी भी कंट्री की, एक तरीके से किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन चेंज हो रही होती है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ एक्चुअल ग्रोथ की बात, तो एक्चुअल ग्रोथ में हम देखो, एक होता है हमारा नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ में कितने लोग पैदा हुए, कितने मर गए, उनको माइनस करके हमारा नेचुरल ग्रोथ आ जाती है ना, कितने पैदा हुए और कितने मर गए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारी नेचुरल ग्रोथ है। बट अगर मैं बात करूं एक्चुअल ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल ग्रोथ, तो यहां पे हम दो चीजें लेते हैं, दो नहीं एक्चुअली एक ही चीज लेते हैं। अब एक चीज के दो मतलब है, जैसे कि हम यहां पे कंसीडर करते हैं माइग्रेशन को। अब माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई तुम्हारे देश से परमानेंट चला गया या फिर आ गया। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, एक तो होता है माइग्रेशन इन, या तो तुम्हारे देश में जो लोग हैं कुछ आ गए हैं। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो उधर आप देखोगे बांग्लादेशी वगैरह बहुत ज्यादा माइग्रेट कर जाते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये क्या, ये एक तरीके से माइग्रेशन इन है और कहीं ना कहीं हमारे देश की पॉपुलेशन पे बर्डन बढ़ा रहा है, बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन। क्लियर हुआ? बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो ये माइग्रेशन इन है, तो उसको ऐड कर दिया हमने। अच्छा, लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं हम आउट माइग्रेशन, यानी कि जो लोग हमारे देश से जा चुके हैं बाहर, यूएस में, कनाडा में, कहीं भी जा चुके हैं, हमारे देश से आगे निकल चुके हैं भाई, वो मूव ऑन कर चुके हैं और वो एक तरीके से बाहर जाके सेटल डाउन हो चुके हैं, तो ये होता है माइग्रेशन आउट। अब ये आप ऐड करते हो, माइनस करते हो, माइग्रेशन इनको ऐड कर दो, माइग्रेशन आउट को माइनस कर दो, उसके बाद जो नंबर निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये हमें एक्चुअल फिगर दिखाता है। अदरवाइज अगर हम इन दोनों को ही लेंगे तो भाई ये इनको कंसिडर करेंगे ही नहीं हम। अरे भाई लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग जाते हैं, तो ये नंबर भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। क्लियर हुआ? तो ये नंबर क्या दिखाता है, एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है। ठीक है ना। चलिए अब पॉपुलेशन की हम बात करें तो यहां पे वही बात की जा रही है। पॉपुलेशन दो तरह की है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो एक तरीके से इट मे बी नेगेटिव, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ठीक है ना। पॉजिटिव ग्रोथ की हम बात करें, ये क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा जो बर्थ रेट है वो एक तरीके से डेथ रेट से ज्यादा होगा। इनका जो डिफरेंस है ना, किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें, 2015 से 20 की बात कर ली हमने, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करें तो वहां पे आपको पॉपुलेशन जो एक तरीके से, जब हमारी बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट कम है, तो उसके तो उस केस में आप देखोगे यहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है।
क्लियर हुआ ना। एंड व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली, और यहाँ पे माइग्रेशन इन जब ज्यादा होता है, परमानेंटली माइग्रेट कर जाते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हम एक्चुअल देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइग्रेशन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम बात करते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। नेगेटिव का मतलब क्या होगा उसका जस्ट उल्टा, फिर आप देखोगे पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है किसी भी दो पॉइंट ऑफ व्यू टाइम की। क्यों हो रही है सर, क्योंकि आप देखोगे कि हमारी जो बर्थ रेट है वो फॉल हो रहे हैं। अगर हम डेथ रेट से कंपेयर करें तो हमारे बर्थ रेट ज्यादा तेजी से फॉल हो रहे हैं, और हमारे मर्द लोग कम रहे हैं, है ना, सॉरी पैदा कम हो रहे हैं, मर्द लोग ज्यादा रहे हैं। तो इस केस में आप देखोगे ना कि आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो माइग्रेशन आउट है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा, वो बहुत ज्यादा है, लोग देश छोड़ के बहुत ज्यादा चले गए। क्लियर ना। तो डेथ रेट हमारा जो है एक तरीके से, है ना, वो ज्यादा है एक तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो हमारा जो बर्थ रेट है वो बिलो है किससे, डेथ रेट से। डेथ रेट से कम है हमारा बर्थ रेट। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चन है देख लेना है ना भाई। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो विच रीजन ऑफ जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आप देखोगे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपको कोबे ओसाका का, है ना, जो कोबे ओसाका इनका जो शहर जो है, यहाँ की अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ये भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, करके लाना। क्लियर हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, अब ज्यादा बड़ा बचा नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बचा, बस खत्म होने वाला है। क्लियर हो, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको, ठीक है ना। ओके। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। अब जब भी किसी जगह की पॉपुलेशन चेंज हो रही होती है, इट्स वेरी लॉजिकल, है ना, कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसके पीछे क्या फैक्टर हो सकते हैं। जस्ट अभी पढ़ के आए हैं मैं, तीन फैक्टर होते हैं भाई। तीन फैक्टर हो सकते हैं। क्या फैक्टर हो सकते हैं सर, तीन फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो आएगा हमारे कितने पैदा हो गए, अब इसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। अब यहाँ पे ना बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड बर्थ रेट। बेटा कोई डिफरेंस नहीं है सीरियसली, यहाँ पे वैसे थोड़ा सा होता है, बट उस पर ध्यान मत दो, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्रूड बर्थ रेट इज द बर्थ रेट, बर्थ रेट जो होता है वही क्रूड बर्थ रेट होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट ही एक्चुअल में हम बोलते हैं इसको, नॉर्मली हम बर्थ रेट यूज कर लेते हैं, बट बुक्स में क्रूड बर्थ रेट ही लिखा होता है। दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट 99% सेम है। और हमारा दूसरा है क्रूड डेथ रेट। डेथ रेट बोलो, क्रूड डेथ रेट बोलो, एक ही बात है। क्लियर हुआ। तीसरा हमारा माइग्रेशन, तीसरा हमारा माइग्रेशन। फिर समझ में आया। अच्छा, ये तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, यही पॉपुलेशन चेंज में कंट्रीब्यूशन करते हैं भाई। यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई कितने पैदा हुए कितने मर गए। तो जो पॉपुलेशन में चेंज दिख रहा है उस चेंज के पीछे रीजन क्या है, ये तीन ही तो रीजन है ना। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रूड बर्थ रेट की, तो क्रूड बर्थ रेट में किसकी बात की गई है, तो यहां पर आप देखोगे नंबर ऑफ बर्थ इन द पर्टिकुलर ईयर, किसी भी ईयर की बात की जा रही है, और वहां पर जो भी नंबर ऑफ जो बर्थ हुए हैं, जो भी बच्चों पैदा हुए हैं, है ना, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। अच्छा याद रखना कि जो इसका फॉर्मूला होता है ना, इसमें हमने देखोगे यहाँ पे जो ये जो टर्म है, ये जो साइन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लाइव बर्थ रेट, है ना, लाइफ लाइव बर्थ, लाइव बर्थ, कितने लोग जिंदा पैदा हुए हैं, लाइव बर्थ, है ना, कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं। अच्छा अब मैं बात करूं पी की, तो पी में पॉपुलेशन ये आती है हमारी एक तरीके से मिड ईयर पॉपुलेशन। क्या आती है सर, मिड ईयर पॉपुलेशन। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन क्या होती है, तो एक तरीके से ये हम एवरेज निकाल लेते हैं। मिड ईयर पॉपुलेशन जनरली होता है क्या, साल के बीच में हम जुलाई के आसपास आप देखोगे ना, हम जो है मिड ईयर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक एवरेज मिल जाता है पूरे साल का। तो यहां पर आप देखोगे कि कितने लाइव बर्थ हुए हैं, डिवाइड करोगे आपके हमारी मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, उसको अगर आप 100 करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, तो आपको क्रूड बर्थ रेट निकल के आ जाएगा। तो एक तरीके से पर 1000 जो पॉपुलेशन है उस पर जो फिर बच्चे पैदा हुए, किसी भी मिड ईयर पॉपुलेशन की बात की जा रही है, उसको हम क्रूड बर्थ रेट बोल देते हैं। और सेम थिंग गोज विद दिस आल्सो, कि भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे एक तरीके से D4 क्या है, D4 नंबर ऑफ डेथ्स, कितने लोग मरे हैं, और हम कब का निकाल रहे हैं सर, मिड ईयर पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं। उसको 100 करोगे तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, इसको आपको यहां पे मिल जाएगा CDR, क्रूड डेथ रेट मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन की हम बात करें, किसी भी ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो एवरेज हम ले लेते 1000 में कितने जो लोग हैं उनकी जो है डेथ हो गई, मर चुके हैं वो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। समझ में आया। क्लियर हुआ। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रूड डेथ रेट। फिर तीसरा फैक्टर आता है हमारा माइग्रेशन। जब मैं माइग्रेशन की बात करता हूं, उसका सिंपल सा मतलब होता है पीपल मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी जो मूवमेंट हुआ है, तो इसमें क्या होता है, जहां आप जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोल देते हैं, यानी कि जहां आप जा रहे हो, जो आपकी डेस्टिनेशन है ना, और जहां से आप गए हो, यानी कि जो जगह आप छोड़ के जा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन। यानी कि मान के चलो अभी आप कोई ए टाउन में रह रहे हो, अब आपका किसी अच्छे कॉलेज में CUET क्लियर किया आपने, और आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो गया, बढ़िया एकदम, है ना, दिल्ली के एकदम मरांडा हाउस वगैरह में एडमिशन हो गया,
कि सर आपके मुंह में घी शक्कर, हाँ ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपका एडमिशन हो गया और आपने उसके बाद आप जो है चले गए, तो एक तरीके से आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या था, आपका जो टाउन था, और जहां आप जा रहे हो यानी कि दिल्ली आप जा रहे हो, तो आपका वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जब मैं माइग्रेशन की बात करता हूं, तो माइग्रेशन में भी आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइग्रेशन कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी और सीजनल। अब जैसे परमानेंट की हम बात करें, तो परमानेंट आप कहीं चले गए पूरी फैमिली के साथ में, वहीं पर आपने अपना घर वर ले लिया, सब एकदम वहां पे पूरी फैमिली सेट कर लिया आपने। टेम्परेरी भी हो सकता है कि लेट्स से कि आप कुछ समय के लिए, जैसे होता है ना कि आप जैसे दिल्ली में जॉब कर रहे हो, बट आप कुछ समय के लिए 3 से 4 महीने के लिए आपको कहीं बुला लिया कंपनी ने, आपको बैंगलोर बुला लिया, हैदराबाद बुला लिया, यूएस बुला लिया, तो एक तरीके का टेम्परेरी, एक तरीके से क्या है वो हमारा माइग्रेशन हो जाता है। कुछ होता है सीजनल। सीजनल की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं वो जाते हैं सीजन के टाइम पे, है ना, जैसे होता है ना कि वो जो अपनी क्रॉप होती है उसको शो कर देते हैं, उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो आ जाते हैं वो। तो इस तरीके से आप सीजनल बोल सकते हो, तो ये आपको गांव में बहुत देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पे अगर मैं बात करूं माइग्रेशन की, तो यहां पे आपको एक चीज और देखने को मिलती है, माइग्रेशन में भी इट कैन बी रूरल टू रूरल, यानी कि गांव से लोग, एक गांव से लोग दूसरे गांव में चले गए, रूरल टू रूरल, ठीक है। रूरल टू अर्बन, यानी कि ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग जो है गांव से शहर में जा रहे हैं। तो आप देखोगे यूपी में, बिहार में बहुत ऐसा होता है कि लोग जो है गांव से शहर में जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्पेशली जो अनस्किल्ड लेबर जो होती है। उसके बाद आप देखोगे अर्बन टू रूरल, यानी कि लोग जो है, जैसे बहुत सारे ये केस आजकल बहुत आ रहे हैं, जो अब लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा है ना कि असली हैप्पीनेस क्या होती है। तो लोग क्या करते हैं, पहले शहरों में पैसा कमा लेते हैं, विदेशों में पैसा कमा लेते हैं, बढ़िया से गांव में अपने घर बनवाते हैं। मेरे यहाँ पे हो चुका है कि हमारे जो ताऊ जी हैं, उनमें उन्होंने बढ़िया पूरा साल यूएस में रहे, वो है ना, बैंगलोर रहे, बढ़िया बढ़िया मतलब मजे लिए उन्होंने। अब जब बुढ़ापा आया तो वो गांव में आ चुके हैं, परमानेंटली आ चुके हैं। तो उनका एक माइग्रेशन कैसा हुआ है, उनका एक अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ है, शहर से गांव में आ गए हैं। और एक माइग्रेशन होता है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन की मैं बात करता हूं, उसमें क्या हो सकता है, तो आप जैसे मान के चलो कि अभी आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, दिल्ली में आप जॉब कर रहे थे, और फिर क्या हुआ, फिर आपकी जॉब जो है बैंगलोर में लग गई। बैंगलोर में जब लगी आपकी जॉब, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हुआ है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब माइग्रेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे दो शब्दों का बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। एक होता है भाई हमारा एमिग्रेशन, और एक होता है हमारा इमिग्रेशन। एक एमिग्रेशन और एक इमिग्रेशन। अच्छा, इसमें ना बच्चों को बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब सिंपल सी ट्रिक है। जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई फॉर इन, इन, ठीक है ना, यानी कि आ रहा है कोई। और यहाँ पे ई है, ई फॉर क्या होता है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ठीक है ना, यानी कि कोई छोड़ के जा रहा है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब ये तो ये वाली जो इमेज देखोगे ना, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो बंदा है, आप देखोगे, ये एक बोट से जा रहा है भाई अपनी, है ना, ये बोट से जा रहा है भाई। क्लियर हुआ? ये बोट से जा रहा है, और आप देखोगे ये इधर जा रहा है। अब ये जब इधर जा रहा है, तो आप देखोगे कि इस देश को छोड़ के जा रहा है ये इस देश में। अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए हुआ एमिग्रेंट। एमिग्रेंट बिकॉज क्या ले रहा है ये, एक तरीके से एग्जिट ले रहा है। और जहां ये आ रहा है, तो ये लोग क्या बुलाएंगे इसको, ये लोग तो बोल रहे हैं एमिग्रेंट है, छोड़ के चला गया, एग्जिट ले लिया इसने, ठीक है ना। ये लोग क्या बुलाएंगे इसको, ये लोग बुलाएंगे इसको इमिग्रेंट। क्यों? क्योंकि इसका इन हो रहा है ना, ये लोग इन, है ना, तो ये इसका इनका ये एक तरीके का गेस्ट ये आ रहा है ना, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए हो जाएगा इमिग्रेंट। ठीक है, तो ये मेन इसकी ट्रिक थी, सिंपल सी बात है ना। तो आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द माइग्रेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को, और उसमें मेनली दो फैक्टर आते हैं, एक तो होता है हमारा पुश फैक्टर, और दूसरा होता है हमारा पुल फैक्टर, है ना। जब मैं पुश फैक्टर की बात करता हूं, सर ये पुश फैक्टर क्या है, तो आप देखोगे पुश फैक्टर में होता यह है कि जो लोग हैं वो जाना नहीं चाहते। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, मतलब कोई तुम्हें पुश कर रहा है, इसका मतलब तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हें फोर्सफुली किया जा रहा है, मतलब किसी जगह को तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, बट क्योंकि जहां तुम रह रहे हो वहां पे लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है ना, अनप्लीजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो आपको मजबूरी में छोड़ के फॉर द सेफ्टी पर्पस आपको जाना पड़ रहा है बाहर। इसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर, आप देखोगे। अच्छा, जब मैं पुल फैक्टर की बात करता हूं, तो पुल फैक्टर क्या होता है, तो आप देखोगे कि आप जहां रह रहे हो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। आप मतलब एकदम जो सामने वाले जो कंट्रीज है उनके ग्लैमर की तरफ जा रहे हो कि भाई अमेरिका में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जितना मैं कमाता हूं, यहां से 10 गुना ज्यादा तो वहां कमा लूंगा, क्या दिक्कत है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तो वो होती है हमारी पुल फैक्टर। इंडिया में आपको पुल और पुश फैक्टर दोनों देखने को मिलते हैं। पुल फैक्टर वैसे ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बहुत सारा हमारा जो यूथ है वो बाहर चला जाता है मास्टर्स करने, है ना, कुछ अलग अलग चीजों में, यूएस में, जिनके पास पैसा वैसा होता है ना, ऑफकोर्स। ठीक है, तो आप देखोगे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनके पास,
है ना। जैसे आप देखोगे इनको लगता है कि बाहर इनको अच्छी लिविंग कंडीशंस मिलेंगी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पीस है, स्टेबिलिटी है, पॉल्यूशन फ्री, तो ये सारी चीजें मिलती हैं आपको। तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो बाहर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और ये ट्रेंड जो है अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है, आई एम सॉरी, ये ले आया मैं, है ना। ये डिलीटेड पोर्शन है, कोई बात नहीं, ये जो है ना एक तरीके से डिलीटेड पोर्शन है, आप इसको पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है उसे पढ़ने की, ये मतलब ये एक तरीके से डिलीट हो चुका है, इवन आपकी सीवीटी में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो काट काट देना है इसको, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब ये लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है सर, ये हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अच्छा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है सर, क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? एक तरीके से यहां पर ट्रांजिशन की बात की जा रही है, ट्रांजिशन का भी अपने बात में मतलब होता है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। अरे वो तुमने वीडियोस देखे ना इंस्टाग्राम के, वो लड़कियों के जो आते हैं एकदम, है ना, विदाउट मेकअप फिर विद मेकअप, तो वो जो ट्रांजिशन होता है, समझ गए होंगे ना, तो लड़के समझ गए होंगे, लेकिन लड़कियां भी समझ गए होंगी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या, ये एक तरीके से ट्रांजिशन थ्योरी है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिशन थ्योरी किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, डेमोग्राफी सर क्या होती है, तो आप देखोगे किसी भी जगह पे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चीजें इस्तेमाल होती है, पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जब हम इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन के जो भी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो डेमोग्राफी में ही आते हैं, ना। जब मैं पॉपुलेशन के चेंज की बात कर रहा होता हूं, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो जो भी कर रहे हो, तो एक तरीके से यहां पे क्या बताया गया, तो अगर मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात करूं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पे एक तरीके से बताया गया है कि किसी भी कंट्री की मैं बात करूं, तो वहां पर आप देखोगे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है, तो उसमें आप देखोगे, उसमें आपको अलग अलग स्टेजेस में आपको पॉपुलेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं। समझ में आया, यही है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी अग्रेरियन सोसाइटी से एक तरीके से अर्बन सोसाइटी की तरफ जाती है, अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ जाती है, उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन में आपको चेंज देखने को मिलता है ओवर द टाइम, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती रहती है। पहले गांव में रहती थी, अब आप देखोगे वो शहर में रह रही है, एजुकेट हो चुकी है, तो इस केस में आप देखोगे पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे चेंज आते हैं, लो फ्लक्चुएशन, हाई फ्लक्चुएशन से लो फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ ना, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पे सिंपल सा बोल रखा है कि सबसे पहले आप देखोगे हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, मतलब एक तरीके से हाई फ्लक्चुएशन से लो फ्लक्चुएशन। पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी, पहले पॉपुलेशन क्या थी, स्टैग्नेंट थी, हाई बर्थ बहुत ज्यादा थे, डेथ भी बहुत ज्यादा थी, तो एक तरीके से स्टैग्नेंट थी, यानी कि पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, क्योंकि जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं। फिर आप देखोगे एक ट्रेंड ऐसा आया जहां पर आप देखोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, जहां पर आप देखोगे हमारे जो बर्थ रेट है वो इट रिमेन्स हाई, बट हमारे जो डेथ रेट है ये स्लो डाउन हो जाएगी। उसके बाद फिर तीसरे स्टेज में हम एंटर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक तरीके से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। इसमें क्या होगा, बर्थ रेट भी इवेंचुअली गिर जाएगा और डेथ रेट तो गिर ही जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बातें यहाँ पर की गई हैं। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो आप देखोगे जो यहाँ पे सोसाइटी की प्रोग्रेस है, एक तरीके से कैसे प्रोग्रेस है, तो सोसाइटी पहले रूरल अग्रेरियन थी, इलिटरेट थी, है ना, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बच्चे भी ज्यादा पैदा होते थे, एजुकेशन था नहीं, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज आती नहीं थी उनको। और आप देखोगे, और ऑन दी अदर साइड आप देखोगे हमारी जो लो लेवल की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत कम थी, कुछ भी डेवलपमेंट ज्यादा हुए नहीं थे, छोटी मोटी बीमारी हुई लोग मर जाते थे। तो ये सारी चीजें जब बदलने लगी, साइंस बदली, टेक्नोलॉजी बदली, है ना, और धीरे धीरे लोग जो है एक तरीके से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए, तो इस केस में आप देखोगे एक बहुत बड़ा जो है ट्रांजिशन आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, है ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं पॉपुलेशन में, ये अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, और मेनली इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, है ना, थ्री स्टेजेस में डिवाइडेड है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। ये पूरी साइकिल होती है, क्लियर हुआ ना। और हर देश जो है इससे गुजरेगा, इंडिया हमारा जो है ऑलमोस्ट थर्ड साइकिल में एंटर कर जाएगा कुछ सालों बाद, क्लियर हो। अदरवाइज हम सेकंड की लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, ठीक है सर। अब मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो इसमें आप देखोगे कि हाई फर्टिलिटी रेट होता है और हाई मोर्टेलिटी रेट होता है। मतलब ये कि जितने पैदा हो रहे हैं, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी, मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग सर मर भी रहे हैं। सही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे कि लोग पैदा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें 3-4 तो मर ही जाएंगे। पहले आपने देखा था, देखा होगा, बहुत सारे बच्चे पैदा होते होंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, है ना, 10-12 बच्चे। आप कभी अपनी दादी परदादी से, परदादी तो खैर जिंदा ही नहीं होंगी, दादी से बात करना कि उनकी जो दादी होंगी या फिर उनकी जो माताश्री होंगी, उनके कितने बच्चे होंगे। पहले लोग ऐसे बच्चे पैदा करते थे, है ना, क्योंकि उनको पता था कि मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं, आसपास कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। जहां गांव में बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके आसपास 100-200 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, तो बच्चे पैदा हुए मर गए, और तुम उसने हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मर भी उतने रहे हैं, पैदा भी उतने हो रहे हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम सेकंड स्टेज में एंटर कर गए। सेकंड स्टेज में आप देखोगे कि फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, मतलब पैदा है हाई, पैदा अभी भी ज्यादा है, बट आप देखोगे डिक्लाइन विद टाइम, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे विद द टाइम ये डिक्लाइन होंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें होता यह है
कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, लेकिन आप देखोगे कुछ फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, आप देखोगे सैनिटेशन फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, अच्छी मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा ग्रोथ रेट है, यहाँ पे जो डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा, लोग मरने कम लगेंगे, बट पैदा उतने ही हो रहे हैं। फाइनली वी एंटर इन द थर्ड स्टेज। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो यहां पर दोनों फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट, ये तीनों ये दोनों डिक्लाइन हो जाएंगे, है ना। और इसी में आपको देखने को मिलता है ये हमारा पूरा बढ़िया सा चार्ट, है ना। ये आप देखोगे डेटा जो है, अब इसमें आप सिंपल सी बात है, जो डेटा है मे भी हो सकता है कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये तीन अलग अलग स्टेजेस में आ जाता है, तो इसको आप कोड कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। अगर आप देखोगे कि पूरा, अगर आप देखोगे ये पूरा आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखना ध्यान से, ये पहली जो स्टेज थी, एक तरीके से इसको हाई फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हाई बर्थ रेट है ना, और हाई डेथ रेट है, मर भी ज्यादा रहे हैं और पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज में, ये हमारी सेकंड स्टेज है। इस सेकंड स्टेज में क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगी। कैसे सर? अब क्या होगा कि हमारी जो बर्थ रेट है ये तो इट रिमेन्स हाई, बट विद द टाइम इट विल डिक्लाइन, है ना। टाइम के साथ साथ हमारा जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। आपको सर इंडिया कहां पर? इंडिया ऑलमोस्ट यहां पर कहीं है, यहां पे डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में, लेकिन यहां पे डेथ रेट जो होगा बहुत शार्पली डिक्लाइन होगा। मैंने बताया ना क्यों डिक्लाइन होगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो रही हैं सर। यहां पर आप देखोगे कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है डेवलप हो रही हैं, अब लोग कम मर रहे हैं, लोग मर कम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब अच्छी खासा इलाज जो है उनको मिल जाता है। फिर हम एंटर करते हैं थर्ड स्टेज में, तो अब थर्ड स्टेज में ये लो फ्लक्चुएशंस दिखाएगा। यहां पर आप देखोगे जो डेथ रेट है ये भी लो हो जाएगा, और जो बर्थ रेट है ये भी लो हो जाएगा। आप देखोगे मैक्सिमम जो कंट्रीज है यूरोप की, वहां पर ये थर्ड स्टेज चल रहा है, और एक फोर्थ स्टेज और आ गया है। अब फोर्थ स्टेज में उल्टा हो रहा है, जैसे मैं जापान की बात करूं, जापान तो फोर्थ स्टेज में आ गया है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें होता यह है कि हमारे बर्थ रेट बहुत हाई हो गए, सॉरी डेथ रेट बहुत हाई हो गए हैं, और बर्थ रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। जापान में तो पूरी एक मुहिम चलाई है कि भाई तुम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करो, बच्चे बच्चे पैदा करो यार, अदरवाइज हम 30-40 साल में हम जापानीज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जापान में बच्चे के पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई कोई बच्चे पैदा नहीं कर रहा। वहां पे बोलते हैं कि फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करो, बट नहीं होता। आप देखोगे मैक्सिमम जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो सारे थर्ड स्टेज में है। इंडिया भी थर्ड स्टेज में आने वाला है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अगर मैं ये वाली स्टेज की बात करूं, इंडिया भी इसी स्टेज में है। इसके अलावा आप देखोगे पेरू, है ना, श्रीलंका, केन्या, ये ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। पेरू की हम बात करें, वो अभी भी इधर सेकंड स्टेज की स्टार्टिंग में है। और अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, तो आपको यहां पर, एक मिनट, ये क्या हुआ भाई? हाँ, बांग्लादेश, यहाँ पे जो हमारे अलग अलग जो अभी भी जो रेन फॉरेस्ट में जो भी रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, यहाँ पे अभी आपको ये फर्स्ट स्टेज ही आते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे जितने ज्यादा पैदा हो रहे हैं उतने ज्यादा मर भी रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। अब ये हमारी एक लास्ट टॉपिक है। अब इसमें इस लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस लास्ट टॉपिक में आप देखोगे, इसमें हम थॉमस माल्थस की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब इसका सिंपल सा मतलब है, जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ये लास्ट टॉपिक है क्या आपका? आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ठीक है, ठीक है। अगर मैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की बात करूं, तो हमारी पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूं पिछले, अगर मैं 1000 सालों की बात करूं, हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। मतलब फास्ट, तेजी से बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन, बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन। अगर पूरा आप पूरा जो देखोगे ना, जैसे मैं बात करूं, ये वाला जो ये जो हमारे ग्राफ था, वैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखोगे थोड़ा सा रिलेटेबल है। रिलेटेबल क्यों? कि यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर डेटा दिखा रहा है। आप देखोगे ना, जैसे आज से 12,000 साल पहले की हम बात करें, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी। और आप देखोगे शार्पली कैसे बढ़िया पॉपुलेशन, है ना, जैसे जैसे हम धीरे धीरे डेवलप होते गए हैं, है ना, और शार्पली कैसे बढ़िया पॉपुलेशन। आप देखोगे कि 1 बिलियन हुई, है ना, फिर 100 साल में 3 बिलियन हो गई, फिर अगले 15 साल में आप देखोगे ना, 100 से आपको सिर्फ 15 साल लगे 4 बिलियन होने में, और फिर 13 साल लगे अगले 5 बिलियन होने में। 1 से 3 बिलियन होने में 100 साल लग गए, ठीक है ना, और 3 से 4 बिलियन होने में सिर्फ 15 साल लगे। तो सोच रहे हो ना, ये कितना भयंकर जो है, हम पॉपुलेशन में एकदम, है ना, सबको पीछे कर दिया हमने। ये सीधा ऐसा गया है, सीधा ऐसा ग्राफ गया है। तो आप देखोगे कि ये एक तरीके का कंसर्न है, काफी काफी बड़ा एक तरीके से कंसर्न है। कंसर्न क्यों है? कंसर्न सर क्यों है? क्योंकि आप देखोगे रिसोर्सेज जो है एक तरीके से लिमिटेड है। आप देखोगे रिसोर्सेज जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। अब जैसे हमारे एक थॉमस माल्थस जो थे, इनकी हम बात करें, है ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरीके से थिंकर भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, ज्योग्राफर भी थे। आप देखोगे इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने एक ना एक तरीके से इन्होंने एक ग्राफ बनाया। इन्होंने बोला कि देखो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, है ना, कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, बट
आप कॉन्स्टेंटली बढ़ते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, हमारी पॉपुलेशन एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। अब अगर हम स्टेज में आ गए, ये वाली जो स्टेज है, इसमें अगर हम आ गए, है ना, तो एक तरीके से इसको इसको अगर हमने पार किया कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, और पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। क्लियर हुआ ना? तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में होगा ये कि बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है जो कि नेगेटिव हो सकती है। मे बी आप देखोगे ऐसे में फैमिन जैसी सिचुएशन आ सकती है ना, बीमारियां फैल सकती हैं, वॉर हो सकता है कंट्रीज के बीच में। तो इन सबको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरीके से हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, और सबसे बढ़िया इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया, सस्टेनेबिलिटी का, है ना, कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। बहुत सारे प्रोग्राम चलाने, आपने देखा होगा सरकार प्रोग्राम भी चलाती है। जैसे आप देखोगे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी का असर दिखा है चाइना में। अब चाइना की पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन कर रही है, वहां पे कोई बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहता अब, है ना। अब जैसे आप देखोगे कि जो रिसोर्सेज हैं, एक तरीके से रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल, एक तरीके से हमें सस्टेनेबिलिटी के साथ में रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, कि हम अभी रिसोर्सेज को कुछ ऐसे यूज करें कि लाइक वी शुड टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से आप देखोगे हमारी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो सकती है। क्लियर हुआ? और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर्स भी लेने चाहिए। फैमिली प्लानिंग की हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, गर्ल्स एजुकेशन की हम बात करें, इससे क्या होगा, इससे इवेंचुअली आप देखोगे कि जिस देश में एजुकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस देश में लोग पढ़ लिख जाते हैं, उस देश में आप देखोगे पॉपुलेशन अपने आप डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, इसी के साथ हमारा क्या हुआ, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एक तरीके से एंड हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बताइएगा जरा अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सो विदा लेते हैं आपसे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।